हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल। आप सभी का इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे स्वागत है। मेरा नाम है प्रतिभा। तो जो स्टूडेंट टीजीटी, पीजीटी, यूजीसी नेट, असिस्टेंट प्रोफेसर, जेआईसी, एलटी वगैरह के एग्जाम्स दे रहे हैं और जिनका सब्जेक्ट होम साइंस है, ये क्लास उन सभी स्टूडेंट के लिए इम्पॉर्टेंट होगी इक्वली। तो यहाँ पे आज का जो हमारा मेन टॉपिक है वो है आपका एक्सटेंशन एजुकेशन, जो अहम भूमिका निभाता है और कई बार इससे क्वेश्चंस आए हैं। एक्सटेंशन एजुकेशन मीन्स होता है विस्तार शिक्षा, या हम इसको प्रसार शिक्षा भी कह सकते हैं। तो एक्सटेंशन एजुकेशन से रिलेटेड आज के हम क्वेश्चंस करने वाले हैं और ये क्वेश्चन जो आपके होंगे तो ये यूजीसी नेट लेवल के होंगे, जैसे यूजीसी नेट में पूछे जाते हैं क्वेश्चन। और यहाँ पे मैंने कुछ इजी क्वेश्चंस भी इंक्लूड किए हैं, तो टीजीटी पीजीटी स्टूडेंट भी देख सकते हैं। तो यहाँ पे जिनका सब्जेक्ट होम साइंस है वो आज के बिल्कुल भी क्लास स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि आप सभी के लिए आज की क्लास बेहद इंपॉर्टेंट है। एंड आपको एक चीज़ मैं और बोलना चाहूँगी कि पहली बात तो बहुत बहुत थैंक यू आप सभी को इतना प्यार और सपोर्ट देने के लिए। और अब से आपके लिए मैं रेगुलर बेसिस पे होम साइंस की जो प्रैक्टिस सेशन है वो लेके आऊँगी सभी के लिए, चाहे वो बीपीएससी की तैयारी कर रहे हों या टीजीटी पीजीटी या यूजीसी नेट। सभी स्टूडेंट के लिए जो क्लास होगी वो इक्वली इंपॉर्टेंट होगी। और यहाँ पे मैं पहले से ही मेंशन कर दूंगी, क्योंकि थोड़ा सा क्या होता है कि देखिए हर एक एग्जाम का थोड़ा सा ट्रेंड अलग होता है, राइट। अब आप टीजीटी पीजीटी के क्वेश्चन देखिए और यूजीसी नेट के क्वेश्चन देखिए, दोनों में आपको अंतर दिखेगा। तो उसी हिसाब से हमें करना चाहिए। हर चीज़ को मर्ज करके अगर कर दोगे तो फिर दिक्कत हो जाएगी स्टूडेंट के लिए। तो यहाँ पे आज के सेशन में मैं स्पेशली इसलिए आपसे मेंशन कर रही हूँ कि यूजीसी नेट के लेवल के क्वेश्चन हैं, लेकिन आप सभी लोग देख सकते हैं, क्योंकि कभी ना कभी आप भी इस चीज़ का एग्जाम दोगे, ठीक है। तो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं आज के, चलिए। एंड मेरे साथ साथ देखिए, मैं आपके मैसेज वगैरह तो लास्ट में ही पढ़ पाती हूँ, जब आपका पूरा सेशन हो जाता है उसके बाद ही मैं आपके मैसेज पढ़ पाती हूँ। लेकिन बस आप ये काम करिएगा कि जब भी हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे साथ साथ में कमेंट में अपने आंसर ज़रूर लिखिएगा। ऐसा वो वाला कमेंट्स आपका अदर से शो नहीं होगा अगर आप मेरे साथ साथ, जैसे मैंने आपके जो सेशन है इसको अपलोड किया उसके साथ साथ अगर आप आंसर देंगे, तो इस तरीके से आपका जो ये जो स्टडी है ये आपके माइंड में हमेशा के लिए बस जाएगा, मतलब कभी भूलोगे नहीं इस चीज़ को, ठीक है। तो बात करते हैं आज के पहले क्वेश्चन की। विस्तार विस्तार शिक्षा के सिद्धांत के अनुसार समुदाय के सदस्यों को नई कृषि तकनीकों को अपनाने के लिए प्रेरित करने में कौन सी रणनीति सबसे प्रभावी है। यानी जो एक्सटेंशन एजुकेशन है उसकी थ्योरी के अकॉर्डिंग क्या है कि जो समुदाय के सदस्य हैं उनको नई कृषि तकनीक यानी न्यू एग्रीकल्चर जो टेक्निक है उसको अपनाने के लिए अगर आप उसे प्रेरित करते हैं तो उसमें कौन सी स्ट्रेटजी सबसे इफेक्टिव होगी, ये आपसे पूछा गया है। सो आपके ऑप्शंस हैं। ऑप्शन पहला, केवल सफल परिणाम प्राप्त करने वालों को प्रोत्साहन प्रदान करना। बी है, समुदाय के भीतर सहकर्मी नेताओं के माध्यम से तकनीकों का प्रदर्शन। सी है, सभी समुदायों के सदस्यों के लिए अनिवार्य दत्तक ग्रहण नीतियों का कार्यान्वयन। और डी है, समुदाय से पूर्व प्रतिक्रिया लिए बिना जटिल प्रौद्योगिकी का उपयोग करना। तो पहली बात, तो अगर आप ऑप्शंस देख रहे हैं तो इलिमिनेट करना थोड़ा सा सीख चाहिए, और थोड़ा सा कीवर्ड्स जो है ना उनको भी याद रखिएगा, कि कई जगह ऐसे कीवर्ड्स होते हैं जिनको हम देख के ही पता लगा लेते हैं कि ये वाला आंसर तो होगा नहीं और ये वाला आंसर होगा। तो जैसे मान लो एग्जाम्पल मैं आपको दे रही, यहाँ पे देखो पहले ऑप्शन में क्या लिखा हुआ है कि केवल सफल परिणाम प्राप्त करने वालों को प्रोत्साहन प्रदान करना। तो जहाँ पे ओनली आ जाए वो वैसे भी निगेटिव को इंडिकेट करता है। तो जो ओनली वाले क्वेश्चन होते हैं उन्हें बस देखो और उसके बाद कट कर दो, ठीक है। उस ऑप्शन में जाना ही नहीं है, क्योंकि बताए कई बार क्या होता है हम क्वेश्चन के ऑप्शन में स्ट्रगल करते रहते हैं, ढूंढते रहते हैं ये सही हो सकता है या ये सही हो सकता है। तो जब ऐसे क्वेश्चन में कीवर्ड्स मिले तो आप उसको सीधा सीधा कट ही कर दो कि ये आंसर तो होगा ही नहीं, ठीक है। फिर देखो यहाँ पे जो ऑप्शन डी लिखा है, समुदाय से पूर्व प्रतिक्रिया लिए बिना, ठीक है, जटिल प्रौद्योगिकी का प्रयोग करना, तो ये भी आपका क्या हो गया, गलत हो गया। अब बी सी में चूज कर लो। तो ये होता है ना कि आपके लिए थोड़ा सा फास्ट हो जाता है चीज़ों को सॉल्व करना, क्योंकि यूजीसी नेट में आपने देखा है कि पेपर में सॉल्व करने में काफ़ी समय चला जाता है, कई बार कुछ बच्चों को समय कम पड़ जाता है और क्वेश्चन उनके छूट जाते हैं। तो ये जो मिस्टेक्स होती हैं ये प्रैक्टिस ना करने का नतीजा है, कि हम जब प्रैक्टिस नहीं करते, कुछ कीवर्ड्स नहीं ध्यान देते हैं, तो फिर हमें दिक्कत होती है। तो यहाँ पे देखिए जो सबसे बेस्ट ऑप्शन है वो क्या है, बी, समुदाय के भीतर सहकर्मी नेताओं के माध्यम से तकनीकों का प्रदर्शन। और जो लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं वो सीधा ऑप्शन मतलब राइट आंसर तक भी पहुंच जाते हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन फिर भी आप अगर किसी चीज़ में कंफ्यूज हो तब इस टेक्निक को लगाओगे तो ज़्यादा बेहतर होगा। सो ऑप्शन बी आपका क्या है, सही है। पहली बात तो ये जो एक्सटेंशन एजुकेशन है यानी विस्तार शिक्षा है, ये क्या है, एक तरीके से बात करें शॉर्ट फॉर्म में समझिएगा कि जो ग्रामीण हैं या जो वंचित क्षेत्रों में रहने वाले जो लोग हैं उनको ज्ञान और कौशल प्रदान करने पर ये केंद्रित है, यानी उनको एक नॉलेज और स्किल प्रदान करने पर ये क्या होता है, केंद्रित होता है ना।
तो विस्तार शिक्षा क्या है, स्वैच्छिक भागीदारी पर आधारित होता है। किस पे, स्वैच्छिक भागीदारी पर आधारित होता है, ठीक है। क्योंकि देखो, अगर हम यहाँ पे प्रेरक की बात करेंगे या मोटिवेशन की बात करेंगे, तो मोटिवेशन भी आप जानते हैं दो प्रकार के होते हैं, एक तो बाह्य होता है, एक आंतरिक होता है। यानी जब आप सेल्फ मोटिवेट होते हो तो उस चीज़ को करने के लिए आप ज़्यादा दिन तक तत्पर रहते हो जब तक आप एम तक पहुँच नहीं जाते, राइट। लेकिन अगर आप किसी पुरस्कार के लोभ में, किसी लालच के लोभ में कि नहीं मुझे ये पाना है इसलिए मैं, जैसे मान लो आप स्टडी कर रहे हो, है ना, अभी स्टडी कर रहे हो, तो मान लो आपके पास एम होगा कि मुझे जॉब पानी है क्योंकि मुझे पैसे कमाने हैं, ठीक है, मुझे जॉब पानी है, पैसे कमाने हैं। और एक एम हुआ कि मैं जॉब तो करूंगी लेकिन मुझे इसके आगे भी कुछ करना है, मुझे देश को समर्पित करना है, बच्चों को पढ़ाना है या कुछ भी, है ना, रिसर्च में आगे बढ़ना है। जब इस तरीके का आपका मोटिवेशन होगा तो आप लंबे समय तक वो कार्य करोगे। लेकिन जब आप जॉब जॉब मिल गई उसके बाद क्या, कुछ नहीं। तो वहां पे क्या होता है कि वो लंबे समय के लिए नहीं होता है, वो कुछ समय के लिए होता है, वो टिकाऊ नहीं होता है, एक तरीके से कह दे। तो इसी वजह से स्टडी में भी सेल्फ मोटिवेट होना चाहिए। किसी ने आके आपको मोटिवेट कर दिया तो आप कुछ टाइम तक तो जोश में रह के पढ़ाई करोगे, उसके बाद फिर आप स्लो हो जाओगे। ये दोनों में थोड़ा सा अंतर हो जाता है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विस्तार कार्यक्रम प्रबंधन में कार्यक्रम के कार्यान्वयन से पहले स्थिति विश्लेषण करने का जो प्राथमिक उद्देश्य है वो क्या है। यह सुनिश्चित करना कि समुदाय कानूनी रूप से कार्यक्रम का पालन करने के लिए बाध्य है। बी है मौजूदा सामुदायिक संसाधनों और आवश्यकताओं की पहचान और मूल्यांकन करना। सी है सामाजिक प्रभावों पर विचार किए बिना केवल आर्थिक लाभ पर ध्यान केंद्रित करना। और डी है समुदाय की प्रतिक्रिया पर शीर्ष स्तरीय निर्देशों को प्राथमिकता देना। तो अब देखो, यहाँ चार ऑप्शनों में से एक ऑप्शन तो आप सीधा सीधा हटा सकते हो, वो मैंने आपको अभी पहले क्वेश्चन में भी बताया है, वो आप देख रहे हो कहाँ पे लिखा हुआ है, ये देखिए, ठीक है। ऑप्शन सी आपका सीधा, कुछ क्वेश्चन पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। यहाँ देखो ऑप्शन सी ऑलरेडी आपका क्या हो गया, कट हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे आपका जो ऑप्शन चूज करना है वो ए बी और डी में चूज करना है, सी ऑटोमेटिक हट गया। लेकिन आप ये भी देखिएगा, एक बार जरूर पढ़ लीजिएगा, क्योंकि कुछ क्वेश्चन ऐसे भी होते हैं जहाँ पे हो सकता है कि ऐसे क्वेश्चन भी राइट हो। तो एक बार पढ़ने के बाद ही करिएगा, ऐसा ना फिर मेरा ही सुन के कहो कि मैम ने कहा था कि केवल लिखा है तो इसको काट ही दो, ठीक है। एक बार पढ़िएगा फिर आपको ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा कि केवल का क्या है अंतर, ठीक है। यहाँ पे अगर बात करें राइट आंसर की, तो जो आपका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी, ठीक है। यानी मौजूदा सामुदायिक संसाधनों और आवश्यकताओं की पहचान और क्या करना, मूल्यांकन करना। तो एक तरीके से क्या है कि यह विश्लेषण विस्तार जो शिक्षकों को ऐसे जो प्रोग्राम तैयार करने की इजाज़त देता है जो विशिष्ट जरूरतों को संबोधित करते हैं, ठीक है। और क्या करते हैं, जो उपलब्ध संसाधन हैं उनका लाभ उठाते हैं। और इस प्रकार क्या होता है कि जो समुदाय के भीतर के जो कार्यक्रम होते हैं वो क्या होते हैं, स्थिरता होती है उनमें, और उनमें स्वीकृति भी होती है। तो ये जो चीज़ें होती हैं ये इंपॉर्टेंट होती हैं। तो आपका जो ऑप्शन बी है वो आपका राइट आंसर है, ठीक है। यानी आवश्यकताओं की, यानी पहली बात तो हमें नीड्स की क्या करना है, पहचान करनी है, और उसका क्या करना है, मूल्यांकन करना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है आप सभी के सामने, सतत सामुदायिक विकास के उद्देश्य से एक व्यापक विस्तार कार्यक्रम के विकास, कार्यान्वयन और मूल्यांकन के लिए निम्नलिखित चरणों को तार्किक क्रम में व्यवस्थित करें। तो इसको आपको सीक्वेंस से लगाना है। पहला है संसाधन जुटाना, दूसरा है रचनात्मक मूल्यांकन, फिर तीसरा है आवश्यकताओं का आकलन, चौथा हितधारक जुड़ाव और भागीदारी निर्माण, पांचवा है लक्ष्य निर्धारण और विस्तृत कार्यवाही, छठा है कार्यक्रम कार्यान्वयन, और सातवां योगात्मक मूल्यांकन, और आठवां सामुदायिक क्षमता निर्माण। तो यहाँ पे अगर बात करें तो जो ऊपर के ऑप्शंस हैं उसको भी मैं लिख लेती हूँ, ठीक है। तो यहाँ संसाधन जुटाना और रचनात्मक मूल्यांकन, क्योंकि अगर हम ऐसे ऐसे करेंगे तो फिर दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन पहला लिख लेते हैं, संसाधन, एक सेकेंड देख ले क्या था, संसाधन जुटाना और रचनात्मक मूल्यांकन, ठीक है। पहला हुआ आपका संसाधन, दिख रहा है, जुटाना और रचनात्मक मूल्यांकन, ठीक है। ये दो ऑप्शन में यहाँ, क्योंकि कभी कभी होता है पीडीएफ फॉर्म में होने की वजह से दूसरे पेज पे पहुंच जाते हैं, ठीक है। तो ये रहा। अगर हम यहाँ पे सीक्वेंस लगाने की बात करेंगे तो सबसे पहले देखो क्या होगा, आप खुद सोचो, सबसे पहले क्या होगा, हम आवश्यकताओं का आकलन करेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, पेन चेंज कर लेते हैं कलर थोड़ा सा, ठीक है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, आवश्यकताओं का क्या करेंगे, आकलन करेंगे, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद हितधारक जुड़ाव और जो भागीदारी निर्माण है ये होगा। तीसरे नंबर पे होगा आपका लक्ष्य निर्धारण और विस्तृत कार्यवाही योजना, थर्ड नंबर पे आएगा।
उसके बाद होगा आपका सामुदायिक क्षमता निर्माण, फोर्थ। उसके बाद होगा संसाधन जुटाना, ये फिफ्थ नंबर पे होगा। देन उसके बाद क्या होगा आपका कार्यक्रम कार्यान्वयन, ठीक है, ये आपका होगा सिक्स नंबर पे। उसके बाद आपका होगा रचनात्मक मूल्यांकन, ठीक है, सेवन्थ नंबर पे। और लास्ट में आपका क्या आएगा, योगात्मक मूल्यांकन, ठीक है। तो इस तरीके से आपका क्या लगेगा, पूरा क्रम लगेगा। यानी पहले तो आप सबसे स्टार्टिंग का पॉइंट और लास्ट का पॉइंट देखो। लास्ट में क्या आएगा, योगात्मक मूल्यांकन, ठीक है। और फर्स्ट में क्या आएगा, आप पहले आवश्यकता का आकलन करेंगे कि इसको क्या ज़रूरत है, क्या नीड्स है, ये आप पहले देखेंगे। तो सबसे पहले ये आ गया, सबसे लास्ट में ये। तो इस तरीके से जो आपका आंसर है वो है ऑप्शन ए, ठीक है। आपका जो ऑप्शन ए है वो आपका क्या है, राइट आंसर है, ठीक है। चलिए, तो इसी तरह के क्वेश्चन सॉल्व करने में थोड़ा सा समय लगता है, इसलिए आपको पता होना चाहिए कि सबसे पहले कौन सा आता है, सबसे बाद में कौन सा आता है। तो इस तरीके से कई बार हम ऑप्शंस देख के भी राइट आंसर तक पहुंच जाते हैं, बहुत ज़्यादा हमें खोजबीन नहीं करनी पड़ती है। और कई बार तो जब हम पूरा सॉल्व कर देते तभी हमें आंसर तक का पता चलता है। क्वेश्चन जो 4 है, यहाँ अभिकथन और कारण से रिलेटेड क्वेश्चन दिया गया है। और जैसे कि हम एक दो बार से देख रहे हैं कि ऐसे क्वेश्चंस नहीं आ रहे हैं यूजीसी नेट में, लेकिन फिर भी में भी हो सकता है कि आगे जाके देखने को मिले, तो भी प्रैक्टिस कर लेते हैं। इससे ये भी होगा कि एक कॉन्सेप्ट ही क्लियर होगा, ठीक है। बाकी इस बार देखते हैं, अगर नहीं आएगा तो फिर आने के ना ही चांसेस मानिएगा, लेकिन अगर इस बार के क्वेश्चन आपको देखने को मिले तो फिर हो सकता है कि आगे भी ऐसे आए, क्योंकि अभी कथन और कारण में बच्चे कई सारे कंफ्यूज होते हैं। क्वेश्चन है कि विस्तार कार्यक्रमों में समुदाय के सदस्यों के बीच व्यवहारिक कौशल निर्माण में कार्यस्थल पर प्रशिक्षण क्या है, प्रभावी है। आपका रीज़न क्या है कि कार्यस्थल पर प्रशिक्षण शिक्षार्थियों को प्रत्यक्ष पर्यवेक्षण और मार्गदर्शन के साथ वास्तविक जीवन की स्थितियों में कौशल का अभ्यास करने की क्या देता है, अनुमति देता है। अब आपको बताना है क्या ए आर दोनों सही हैं, एक दूसरे को अच्छे से एक्सप्लेन कर रहे हैं या नहीं, ठीक है। तो अभिकथन और कारण से संबंधित क्वेश्चन आपको बताना है क्या होगा। तो यहाँ पे अगर हम बात करें राइट आंसर की, तो राइट आंसर आपका होगा ऑप्शन ए, यानी बोथ ए एंड आर सही हैं और एक दूसरे को एक्सप्लेन भी कर रहे हैं। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन ए सही होगा, क्योंकि क्या है कि ऑन द जॉब अगर हम बात करें तो जो प्रशिक्षण है वो क्या है, व्यवहारिक कौशल निर्माण के लिए विशेष रूप से क्या है, इफेक्टिव है। क्योंकि ये क्या करता है, स्टूडेंट को रियल लाइफ के जो संदर्भ हैं उनको, मतलब उनसे वो कुछ सीखते हैं, जो रियल लाइफ की चीज़ें हैं उनसे वो कुछ सीखते हैं और सीधा उसको क्या करते हैं, अप्लाई करते हैं, ठीक है। जिससे क्या होता है कि जो नए कौशल हैं उनको उपयोग करने में, उनके जो कॉन्सेप्ट हैं, उनके जो आत्मविश्वास है, उसको बढ़ावा मिलता है। तो मतलब एक तरीके से ये आपका क्या होगा, राइट आंसर होगा। ऑप्शन जो ए है वो आपका राइट आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन पूछा गया है कि विस्तार कार्यक्रम में सफल सामुदायिक सहभागिता के लिए निम्नलिखित में से कौन सी विशेषताएं आवश्यक हैं, सही संयोजन चुनें। तो आपको कुछ ऑप्शंस दिए गए हैं, उनमें से आपको राइट ऑप्शंस चूज करना है। ऑप्शंस हैं, कार्यक्रम के नेताओं से ऊपर से नीचे तक संचार, यानी टॉप डाउन कम्युनिकेशन। बी है आपका दूसरा मतलब विविध सामुदायिक आवाज़ों के लिए समावेशिता और सम्मान। तीसरा है स्पष्ट और पारदर्शी संचार। चौथा है कार्यक्रम डिजाइन के लिए बाहरी विशेषज्ञों पर विशेष निर्भरता। और पांचवा है विश्वास का निर्माण और स्थानीय नेतृत्व को बढ़ावा देना, ठीक है। तो आपके ऑप्शन इधर लिखे हुए हैं कि ए है 1, 3 एंड 4, बी है 2, 3 एंड 5, सी है 1, 4 एंड 5 और डी है 2, 4 एंड 5। तो यहाँ पे पहली बात तो क्वेश्चन देखते हैं, देन फिर आप आंसर तक पहुंचिएगा। सो क्वेश्चन है आप सभी के सामने, क्वेश्चन पढ़ें और राइट आंसर देने की कोशिश करें। और एक लोग नहीं, यहाँ पे सभी लोग राइट आंसर देने की कोशिश किया करो। अभी आपको नहीं समझ में आएगा, लेकिन जब आप एग्जाम हॉल में बैठोगे आपको सच में लगेगा कि जब आप कोई चीज़ लिखते रहते हैं साथ साथ पढ़ने के साथ साथ, तो वो चीज़ हमेशा के लिए याद हो जाती है। कहीं ना कहीं आपके माइंड में वो चीज़ आएगी कि यस मैंने इस क्वेश्चन को किया था। इसलिए मैं आपको कहती हूँ कि आप कमेंट किया कीजिए, ये मत देखा करिए कि मेरे इतने सारे कमेंट्स हो गए हैं, उससे आपको कुछ लेना देना नहीं है। आपको जॉब पानी है, आपको आगे बढ़ना है, तो आपको वो चीज़ें माइंड में होनी चाहिए। वरना कई बार क्या होता है, हम देखिए हम प्रैक्टिस करते रहते हैं और उसी क्वेश्चन को हम बार बार करते रहते हैं और फिर दिमाग से निकल ही जाता है, याद ही नहीं रहता। तो ये जो चीज़ है ना, इसको परमानेंटली अपने माइंड में रखने के लिए आपको थोड़ा सा पढ़ने के साथ साथ लिखना भी होगा। जब आप लिखेंगे तो वो हमेशा के लिए याद हो जाएगा। यहाँ अगर हम बात करें तो विस्तार कार्यक्रम में सफल सामुदायिक सहभागिता के लिए कौन सी विशेषताएं आवश्यक हैं, तो यहाँ पे आपका जो आंसर सही होगा वो पहली बात तो विविध सामुदायिक आवाज़ों के लिए समावेशिता और सम्मान, ठीक है।
वहीं अगर हम बात करें तो स्पष्ट और पारदर्शी संचार होना चाहिए, क्लियर कम्युनिकेशन होना चाहिए। पारदर्शी मतलब कोई चीज़ छुपी नहीं होनी चाहिए, ठीक है। और अगर हम बात करें तो विश्वास का निर्माण और स्थानीय नेतृत्व को बढ़ावा देना। हर चीज़ बिलीव पे डिपेंड करती है। अगर आप कहीं पे भी वर्क कर रहे हैं और विश्वास ही नहीं है किसी काम को, अगर आप आगे कर रहे हैं, किसी चीज़ को बढ़ा रहे हैं, विस्तार का मतलब ही होता है एक चीज़ को और बेहतर तरीके से आगे बढ़ाना, है ना। तो यहाँ पे किसी भी चीज़ को बढ़ा रहे हैं और उसमें आप बिलीव ही नहीं कर पा रहे हैं तो आगे प्रोग्रेस कैसे होगा। तो ये जो तीनों चीज़ें हैं वो इम्पोर्टेंट है, यानी 2, 3 एंड 5 जो आपका होगा राइट आंसर होगा, यानी ऑप्शन जो आपका बी है ये आपका सही उत्तर है, यानी 2, 3 एंड 5, ठीक है। तो याद रखिएगा। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है आप सभी के सामने पूछा गया है कि आपकी कौन सी विधियां आमतौर पर कार्यक्रम नियोजन और विकास में समुदाय को शामिल करने के लिए भागीदारीपूर्ण शिक्षण और कार्रवाई यानी पीएलए से जुड़ी हुई हैं। आपको सही संयोजन बताना है। आपके ऑप्शंस हैं फोकस समूह चर्चाएं, दूसरा है ट्रांसेक्ट वर्क, तीसरा है रैंडम सैम्पलिंग सर्वेक्षण, चौथा है मौसमी कैलेंडर और पांचवा है केवल विशेषज्ञों के लिए कार्यशालाएं। तो यहाँ पे आपको बताना है ऑप्शन ए है 1, 2 एंड 4, बी है 2, 3 एंड 5, सी है 1, 3 एंड 5 और डी है 1, 4 एंड 5। तो आपको इनमें से चुनना है कि कौन सा आपका जो आंसर है वो सही होगा, ठीक है। तो पीले टेक्निक से आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो आपके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो आपका जो राइट आंसर होगा वो पहली बात तो फोकस समूह चर्चाएं। फोकस समूह चर्चाएं ये भी एक क्या होती है, पीले टेक्निक होती है, जिसमें क्या होता है कि जो समुदाय के सदस्य हैं उनके भी जो छोटे समूह हैं, ठीक है, यानी छोटा एक ग्रुप है वो शामिल होता है और उसमें वो क्या करते हैं अपने जो एक्सपीरियंस होते हैं उनको साझा करते हैं, ठीक है। और कुछ जो मुद्दे वगैरह हैं उन पे वो क्या करते हैं, डिस्कशन करते हैं और मिलजुल कर क्या करते हैं, समस्या का समाधान करते हैं। तो ये फोकस समूह चर्चाओं में शामिल होता है। वहीं अगर हम बात करें ट्रांसेक्ट वॉक की, तो ट्रांसेक्ट वॉक मतलब क्या है कि इसमें समुदाय के सदस्य और जो सुविधा करता है संसाधन समस्या और जो अवसर हैं उनका क्या करते हैं, निरीक्षण करते हैं और ये प्रत्यक्ष जुड़ाव पे ज़्यादा डिपेंड है। वहीं अगर हम बात करें आपके मौसमी कैलेंडर की, तो मौसमी कैलेंडर क्या है, एक सामुदायिक गतिविधियां संसाधन और जो चुनौतियां हैं उनमें जो परिवर्तन आते हैं, जो चेंजेस आते हैं उनको दर्शाने की कोशिश करता है। ये क्या है, आपके मौसमी कैलेंडर है। मौसम का मतलब ही होता है भाई, मौसम क्या है, चेंजेस होते हैं मौसम में, तो वही जो चेंजेस हैं उनको दर्शाने का जो काम करता है वो मौसमी कैलेंडर करता है। तो इस प्रकार आपका 1, 2 एंड 4 आपका क्या है, राइट आंसर है, यानी ऑप्शन ए, ठीक है। ये आपका सही उत्तर है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आप सभी के सामने पूछा गया है, एक सेकेंड, क्या पूछा है क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों को पढ़ें और सही विकल्प चुनें। तो आपकी स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन पूछे गए हैं। स्टेटमेंट है पहला, पाठ्यक्रम विकास में नियोजन प्रक्रिया में समुदाय के सदस्यों को शामिल करने से पाठ्यक्रम की प्रासंगिकता और प्रभावशीलता बढ़ जाती है। दूसरा कथन है, पाठ्यक्रम मूल्यांकन केवल कार्यक्रम के अंत में आयोजित किया जाना चाहिए ताकि प्रतिभागियों पर उसके समग्र प्रभाव का आकलन किया जा सके। तो दोनों स्टेटमेंट आपके सामने हैं, आपको बताना है कौन सा स्टेटमेंट सही है या दोनों सही हैं। क्वेश्चन को पढ़ें और राइट आंसर देने की कोशिश करें। एंड स्टूडेंट, आप इस चैनल से जुड़ जाइए, आपको ज़रूर इससे बेनिफिट्स मिलेगा क्योंकि अब हम रेगुलर बेस पे क्लास को लेके आने वाले हैं। तो यहाँ पे जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक होंगे उनको भी कराया जाएगा और अगर हम बात करें तो यहाँ पे आपके प्रैक्टिस सेशन भी कराए जाएंगे और जो पिछले वर्षों के जो प्रश्न हैं उनको भी कराया जाएगा। तो यहाँ पे अभी तक आपने जो पिछली वीडियोस हैं उनको अगर नहीं देखा है क्लासेस को तो उसको ज़रूर देखिए, उसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप सभी के लिए जो आपको मदद करेगा। तो यहाँ पे अगर हम बात करें आंसर की, तो आपका जो राइट आंसर है वो है आपका केवल स्टेटमेंट 1, ठीक है। यानी अगर हम बात करें तो जो ऑप्शन आपका सी है वो आपका राइट आंसर है, यानी केवल पहला जो कथन है ये सत्य होगा, यानी पाठ्यक्रम विकास में नियोजन प्रक्रिया में समुदाय के सदस्यों को शामिल करने से पाठ्यक्रम की प्रासंगिकता और प्रभावशीलता क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। वहीं बात करें जो आपका दूसरा अभी कथन है, मतलब स्टेटमेंट है, वो आपका करेक्ट नहीं है, क्योंकि क्या होता है कि जो पाठ्यक्रम मूल्यांकन है उनके कार्यक्रम के दौरान, यानी जो फॉर्मेटिव इवेल्युएशन है और अंत में जो समेटिव जो मूल्यांकन आता है, इन दोनों में आयोजित किया जाना चाहिए, ठीक है। केवल देखो आ जाता है ना, तो पहली बात तो जब केवल आ जाता है तो हम ऑलरेडी आप समझ ही गए होंगे, जैसे मैंने स्टार्टिंग से ही बताया है कि केवल आ गया है तो वैसे भी वो क्वेश्चन राइट होने की संभावना नाम मात्र की है, तो ये वैसे भी आपका गलत हो जाता है। तो यानी यहाँ पे आपका जो मूल्यांकन है, यानी पाठ्यक्रम मूल्यांकन है, इसके दौरान आपका फॉर्मेटिव और जो आपका समेटिव है, यानी दोनों मूल्यांकन आयोजित किया जाना चाहिए, ठीक है।
प्रारंभिक और जो योगात्मक मूल्यांकन है, इन दोनों को निरंतर इसमें क्या करना चाहिए, सुधार सुनिश्चित करना चाहिए। ठीक है, और ये पाठ्यक्रम के प्रभाव को क्या करता है, मापता है। तो इस प्रकार यहाँ पे जो आपका राइट आंसर होगा वो आपका सी होगा, क्योंकि यहाँ पे वैसे भी आप क्वेश्चन को देख के ही आंसर बता सकते थे। पहले वाले को क्वेश्चन को आपको पढ़ने की ज़रूरत थी, और बाकी दूसरे में तो आपका ये केवल दिख गया तो ऑलरेडी आपका गलत हो ही जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूछा गया है कि भारत में निम्नलिखित पोषण कार्यक्रमों को उनके आरंभ होने के क्रम में, ठीक है, और लेकर अंत तक आपको व्यवस्थित करना है। मतलब आरंभ से लेकर अंत तक, दो बार हो गया है, आरंभ से यानी स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक आपको व्यवस्थित करना है। एकीकृत बाल विकास सेवाएं, मध्याह्न भोजन योजना, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, और क्या है, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना। तो अगर आप लोग को इसका ईयर पता है तो आप आराम से लगा लोगे। ठीक है, तो इसका आपको ईयर पता होना चाहिए, तब आपके लिए क्या होगा, हेल्पफुल होगा। तो यहाँ पे देखो, अगर हम बात करें आईसीडीएस की, ठीक है, आईसीडीएस की अगर हम बात कर रहे हैं तो यहाँ पे ये शुरू हुआ 1975 में। ठीक है, और इसका लक्ष्य क्या था कि 6 साल से जो कम उम्र के बच्चे हैं और जो माताएं हैं उनको ध्यान देना जो था वो उनका मेन लक्ष्य था। तो आईसीडीएस 1975। वहीं अगर हम बात करें आपके एमडीएमसी, ठीक है, यानी मध्याह्न भोजन योजना, वो 1995 से शुरू हुआ, और यह कार्यक्रम पोषण में सुधार, जो स्कूली बच्चे हैं उनको मुक्त दोपहर का जो भोजन होता है, आप जानते हैं सरकारी स्कूलों में जो आफ्टर में जो लंच होता है उसमें बच्चों को खाना दिया जाता है, और वो खाना मतलब आपके पूरे हफ्ते भर का जो रूटीन होता है उसमें चेंज होता है। कभी दाल रोटी, कभी सब्जी चावल, कभी दाल चावल, और आपका दूध वगैरह भी बुधवार को दिया जाता है। अब तो ये भी हो गया है कि जो सोमवार है, सोमवार को फल बांटे जाते हैं। ठीक है, अब तो नई भी चीज़ आ गई, चिग्घी वगैरह भी देते हैं। तो पहले ऐसा नहीं था, पहले जो चीज़ें थी तो पहले लोग खीर पूड़ी भी खाते थे, लेकिन अब की जो चीज़ें हैं तो उसमें पौष्टिकता का ज़्यादा ध्यान दिया जा रहा है और पौष्टिक चीज़ें इंक्लूड किया जा रहा है। मैं ऑलरेडी गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ाती थी तो पता है कि दोपहर को भोजन दिया जाता है, और कई सारे बच्चे इस वजह से भी स्कूल आते हैं क्योंकि भोजन करने का मौका मिलता है। बाकी कुछ लोग होते हैं कि खाना खाने के बाद भाग जाते हैं, वो कहीं ना कहीं से निकलने की व्यवस्था कर ही लेते हैं। हालांकि पूरी सुविधाएं होती हैं वहाँ पे, सभी लोग निगरानी रखते हैं, लेकिन फिर भी बच्चे हैं, बच्चों को कौन रोक सकता है। तो वो इधर उधर से करते हैं, पकड़ पकड़ लाना पड़ता है। गवर्नमेंट स्कूल में तो यही है कि बच्चे भागते हैं, उनको पकड़ के लाना पड़ता है कि बेटा पढ़ लो। ठीक है, पढ़ाई से ही जीवन है। तो उनको देखिए, ग्रामीण स्कूलों में बच्चे थोड़ा सा पढ़ाई को इतनी प्राथमिकता नहीं देते हैं, और जो उनके पेरेंट्स हैं उनकी भी गलती होती है, क्योंकि पेरेंट्सों को भी लगता है कि बच्चे घर में और काम कराएं, कृषि में उनको हाथ बटाएं, यानी वो कहते हैं कि आखिरकार अगर ये बच्चे नहीं कराएंगे तो हम अकेले कैसे कर पाएंगे। तो हमें ये लगता है कि भाई आप बच्चों को अच्छे से पढ़ा लो, आगे जाके हो सकता है जितना आप बोझ उठा रहे हो भाई, है ना, मजदूरी कर रहे हो, कृषि कर रहे हो, इससे आपको थोड़ा सा हेल्प मिल जाएगी, बच्चा आपका पढ़ के आगे बढ़ जाएगा। बट एनीवेज, देखते हैं यहाँ पे तो मिड डे मील में क्या होता है, मुक्त दोपहर का क्या होता है, भोजन मिलता है। और यहाँ बात करें आपकी PMMY, ठीक है, तो यहाँ पे आपसे इसका जो ईयर है वो याद रखिएगा, वो नीचे है। ठीक है, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना, ये 2017 से शुरू हुआ। ये मातृत्व लाभ कार्यक्रम जो गर्भवती और जो स्तनपान कराने वाली माताएं हैं, यानी जो लैक्टेटिंग मदर हैं, ठीक है, और जो प्रेग्नेंट लेडी हैं, उनके पोषण और स्वास्थ्य संबंधी जो नीड्स हैं उनको पूरा करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करता है। तो जो होता है पैसे से रिलेटेड जो चीज़ें होती हैं और पोषण से संबंधित जो चीज़ें होती हैं उनको प्रोवाइड करता है। तो ये इसका काम होता है। और NFS की बात करेंगे तो 2013 में ये अधिनियमित हुआ कानूनी रूप से। ठीक है, तो भारत की लगभग 2/3 आबादी को ये रियासती दरों पर खाद्यान्न प्रदान करता है, तो ये इसका काम होता है। तो इस प्रकार से हमने देख लिया कि किनका क्या काम होता है और किस ईयर में ये होते हैं। तो फिर से मैं एक बार आपको रिवाइज करा देती हूँ। ICDS का हमने बताया 1975, ठीक है। वहीं अगर हम मिड डे मील की बात करते हैं तो 1995, ठीक है। और प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना की अगर हम बात करें, ठीक है, तो इसका हमने ईयर देखा है 2017। और वहीं अगर हम बात करें आपके NFSA की बात करें तो ये है 2013। तो इस प्रकार आपका देखते हैं सीक्वेंस क्या बनता है। तो यहाँ पे बात करें तो आपका क्या होगा आंसर, वो होगा आपका 1 2 3 एंड 4। ठीक है, इस प्रकार क्या होगा आपका आंसर राइट होगा। जैसा आप लिखा हुआ है वैसे ही सीक्वेंस आपका पूरा बनेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। अब यहाँ पे देखिए थोड़ा सा इजी क्वेश्चन है, तो ऐसा नहीं कि हमेशा टफ टफ क्वेश्चन ही आएंगे, कुछ इजी भी होंगे, वरना बच्चे प्रेशर में आ जाएंगे कि कहाँ कितना पढ़ा जाए। तो यहाँ पे क्वेश्चन है ICAR का लैब टू लैंड कार्यक्रम किस वर्ष आरंभ हुआ है, ये आपसे पूछा गया है।
1969, 1979, 1999 या 2009। तो यहाँ पे बात करें इस क्वेश्चन के आंसर की, तो इसका जो आंसर राइट होगा वो क्या राइट होगा देखते हैं। इसका जो राइट आंसर है वो है 1979। ठीक है, ये आपका जो ऑप्शन बी है ये आपका क्या है, राइट आंसर है। तो भारतीय, इसको क्या है, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, ठीक है, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, ठीक है, याद रखेंगे। तो ये जो लैब टू लैंड कार्यक्रम है यानी LLP है, इसकी शुरुआत हुई थी 1979 में। और उद्देश्य क्या है कि उत्पादकता और आय बढ़ाने के लिए जो कृषि अनुसंधान निष्कर्ष हैं और जो प्रौद्योगिकी की प्रयोगशालाएं हैं उन्हें सीधे किसानों के खेतों में स्थानांतरित करना यानी पहुंचाना। देखिए, जैसे पहले किसानी होती थी और जैसे अब की किसानी होती है उसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क है। क्यों है? क्योंकि पहले देखिए बहुत सारी टेक्निक नहीं आ गई थी, बहुत सारी ऐसी नई प्रौद्योगिकी का विकास नहीं हुआ था जिससे नई टेक्निकी का यूज़ करके हम पैदावार ज़्यादा कर पाएँ। यानी फसलों की पैदावार के लिए पहले तो हम केवल ये जो आपके बैल और आपके हल बैल है ना, इसी पे डिपेंड थे। अब तो थ्रेशर वगैरह आ गए हैं, ट्रैक्टर वगैरह से तो वैसे भी होता है। तो नई नई जो सुविधाएं हैं उनसे जो कृषि है वो और आसान हुई है। पहले लोगों को पूरा डिपेंड कृषि पे ही होना पड़ता था, अब तो ये है कि ऐसी जो चीज़ें हैं, ऐसी टेक्नोलॉजी आ गई है जिससे कृषि बहुत आसानी रूप से आप कर सकते हैं। तो यहाँ पे और उपज भी अच्छी होती है। पहले उपज में ये थोड़ा सा दिक्कत होती थी, केवल हम बरसात के पानी पे ही डिपेंड थे। अब तो सारी चीज़ें और सुविधाएं भी हैं। तो अच्छी फसल के लिए नई टेक्निक अपनाने के लिए जो किसान हैं उन तक वो सारी चीज़ें पहुंचाना, ताकि वो भी उस चीज़ का यूज़ करके जो अपनी फसल की पैदावार है उसको बढ़ा सकें। ठीक है, तो यहाँ पे जो आपका आंसर है वो भी आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप सभी के लिए कि थोड़ा सा कम अभियान नागरिकों को डैश 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 कम करने के लिए प्रोत्साहित करता है। आज से थोड़ा कम अभियान, ये अभियान चलाया गया है आज से थोड़ा कम। ठीक है, भोजन की बर्बादी की रोकथाम, बी है नमक चीनी और वसा का सेवन, सी है सब्जियों और फलों का उपभोग, और डी है अनाज और दालों का उपभोग। तो इसका राइट आंसर क्या हो सकता है? एंड अभी आप देख रहे हैं कि जो पहलगाम में जो आतंकी हमला हुआ है वो काफ़ी दुखद घटना है। और एक तरीके से बात की जाए तो वर्दी पहन के अगर ये लोग अंदर आ गए तो मतलब आए कैसे? भाई जंगलों के रास्ते से आए, कैसे आए हमें नहीं पता, लेकिन एक तरीके से आप खुद सोचिए कि इतने सारे लोग गन्स के साथ आए हैं, आखिरकार व्यवस्था कहाँ फेल हुई है। और ऊपर से आप देखिए कि जब ऑफिसर सेफ नहीं है तो जो आम नागरिक है वो कहाँ से सेफ होगा। आपने देखा है कि जो नई अभी एक लड़की की शादी हुई थी तो वहाँ पे उनकी डेथ हुई थी, जिसको मैंने शॉर्ट्स में लगाया भी था। क्योंकि वहाँ पे वो चीज़ देख के ही बहुत अजीब लगता है ना कि जब नई नवेली की शादी होती है इतने सारे सपने होते हैं और घूमने के लिए जाते हैं, एक नई मेमोरी मतलब मेमोरी एकत्रित करने के लिए जाते हैं और उनके साथ ऐसा सब होता है। बाकी और लोगों के साथ भी हुआ, किसी के पिता, किसी के बच्चे। तो मतलब बच्चों के सामने ही उन लोगों को मारना और एक तरीके से केवल धर्म पे डिपेंड, मतलब आप हिंदू धर्म के हैं तो आपको मार दिया गया। तो ये कोई वो नहीं है, ये सोची समझी साजिश है। और आपने कल उसका देखा होगा जो पाकिस्तान वालों का प्रेस कॉन्फ्रेंस, उनमें वो लोग कितने अच्छे से और कितने कॉन्फिडेंट के साथ बोल रहे थे। भारतवासियों को तो लग रहा होगा कि इनको पीटा जाए अच्छे से, है ना। बाकी देखते हैं राइट आंसर क्या होगा। राइट आंसर है ऑप्शन बी। ठीक है, ऑप्शन जो बी है वो आपका राइट आंसर है। तो बहुत जल्द मोदी जो हमारी गवर्नमेंट है वो कुछ ना कुछ एक्शन लेगी, क्योंकि अगर आप बात करें तो 1999 से हमने पाकिस्तान से हाथ मिलाया था और उसके बाद से आप देखिए कितने सारे वॉर हुए हैं, पुलवामा से लगा के अब ये पहलगाम। तो यहाँ पे जो हमले हैं वो कम नहीं हो रहे हैं, जो बेगुनाह हैं उनकी जानें जा रही हैं। तो इसलिए सबको आवाज़ उठानी चाहिए। तो मुझे स्पेशली मैं इसलिए कह रही हूँ कि एक मुहिम चलानी चाहिए जिससे जो गवर्नमेंट है उन पे प्रेशर आए और वो और इनको एक तरीके से करें, है ना, ताकि जो चीज़ें हैं हम सेफ फील कर सकें। नहीं तो अदरवाइज तो कहीं कोई घूमने ही नहीं जाएगा। चलिए, अगर बात करें यहाँ पे नमक चीनी और वसा का सेवन से, तो यहाँ पे इससे बहुत ज़्यादा समस्या होती है, शरीर को नुकसान होता है। जैसे ऑयली वाली चीज़ें बहुत ज़्यादा खाओ तो इससे क्या होता है, फैट वगैरह बहुत बढ़ता है। और फैट बढ़ने का ये मतलब नहीं कि सिर्फ फैट बढ़ गया तो नॉर्मल है, ठीक है, मोटे ही तो हैं, इसमें कौन सी समस्या है। नहीं, मोटे होने में समस्या ये है कि मोटे होने से रोग भी बहुत सारे होते हैं। सांस फूलने से लगा के बहुत सारी ऐसी बीमारियां हैं जिनसे खाने का खर्चा कम, अब दवाइयों का खर्चा ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो इसलिए अपने खाने पीने, अपने डेली जो रूटीन की चीज़ें हैं उसमें चीनी की मात्रा कम करें और वसा की मात्रा यानी ऑयल वगैरह का इस्तेमाल आप कम करें, नमक वगैरह का इस्तेमाल कम करें। और स्पेशली मैं बात करूँ, अगर आप खाते भी हैं तो तेल खाइए, बहुत ज़्यादा तेल नहीं खाइए। लेकिन जो रिफाइंड वगैरह चीज़ें हैं, रिफाइंड वगैरह मत खाइए, रिफाइंड बहुत नुकसान करता है।
वो बहुत ज़्यादा शरीर को नुकसान करता है, वो अभी आपको पता नहीं चल रहा है, बाद में आपको पता चलेगा। तो इन सब से थोड़ा-सा परहेज़ कीजिए। अगर आप डेली रूटीन में चीज़ें करते हैं, पिज़्ज़ा, बर्गर ये सब चीज़ें थोड़ा-सा कम कर सकते हैं तो कर लीजिए। बाकी आज के ये जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं, आई होप आप सभी को पसंद आए होंगे। मेरा मकसद यही है, मतलब मेरी कोशिश यही है कि मैं आपको बेस्ट चीज़ें प्रोवाइड करूँ जिससे आपको एग्ज़ाम में आपको मदद मिले। और आपने इतना सपोर्ट किया और मुझे पता है कि जो असिस्टेंट प्रोफ़ेसर का मैंने एग्ज़ाम हल कराया, पहली बार मेरे इतने व्यूज़ आए हैं, तो मुझे तो खुशी होगी क्योंकि न्यू चैनल है इस वजह से। बस ये है कि आप सभी अगर बने रहें तो फिर इससे ज़्यादा भी प्रोग्रेस होगा। एंड मैं लगातार कोशिश करूँगी। आपका मुझे प्यारा सा कमेंट पढ़ के बहुत अच्छा लगता है, तो प्लीज़ अपना कमेंट्स ज़रूर दीजिएगा। एंड कोई भी क्वेश्चंस हैं, कहीं भी कोई कन्फ्यूज़न हैं, तो आप ज़रूर पूछिए, बेझिझक होके पूछिए, मैं उसका आंसर आपको ज़रूर दूँगी। और अगर आप चाहते हैं कि इन क्वेश्चनों की और प्रैक्टिस की जाए, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाएँ। वहाँ पे हम क्विज़ेज़ के माध्यम से भी इन क्वेश्चनों को सॉल्व करते हैं। आप वहाँ पे जुड़ के अपनी तैयारी और बेहतर कर सकते हैं और इससे संबंधित जो क्लास की पीडीएफ होती है वो आपको टेलीग्राम चैनल पे मिलेगी। नोटिफिकेशन भी आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाता है, अदरवाइज आप बेल आइकन भी प्रेस कर सकते हैं, इससे भी नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। तो ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव क्लास देखने के लिए आप हमारे साथ जुड़ जाइए और अपनी तैयारी और बेहतर बनाइए। चलिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट क्लास में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा और अपने माता पिता का भी ध्यान रखिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू सो मच। बाय बाय।